हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? और कल यूकेपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। आई थिंक आप सभी ने वो देख लिया होगा। उसके रिगार्डिंग जो है मैंने एक वीडियो बना के भेजा था यूट्यूब पे, ठीक है? तो उसमें देख लीजिएगा। और जो बच्चों का कौन बनेगा करोड़पति का जो 50 लाख का सवाल था कि सर एग्ज़ाम कब है? ठीक है? तो मुझसे प्रेडिक्शन करा रहे थे, तो मैंने कहा था जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, मुझे लगा यूकेपीसीएस थोड़ा फ़ास्टली काम कर रहा है और मेबी अक्टूबर एंड तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बट कल आपने उसमें देखा होगा कि जो एग्ज़ाम डेट है, लैब असिस्टेंट, ठीक है? जो कि है फॉरेंसिक साइंस में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है? उसका एग्ज़ाम है 31st मार्च को, ठीक है? पर उसमें नीचे ये भी लिखा है डेट टेंटेटिव है, बदल भी दी जा सकती है। भई ये तो बहुत लेट लतीफ़ वाली बात है कि जो वैकेंसी 2021 में आई थी और वो 2024 3 साल डिले हो रही है, तो ये सही चीज़ तो नहीं लगी मुझे, ठीक है? अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ की कमी है, स्टाफ की कमी है, हर चीज़ की है, बट किसी वैकेंसी को इतना डिले करना ये कहीं सही नहीं बैठ रही बात, ठीक है? फिर जो लैब असिस्टेंट देखो इसकी आज लास्ट डेट है, फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, ठीक है? ये जो हायर एजुकेशन में वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम है 23 से 26 अप्रैल में, ठीक है? तो आपने एक बार डिटेल में वो जो है लेक्चर या मैं बोलूँ वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम का है वो। 2 से 3 मिनट का है, तो उसमें और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके भी एग्ज़ाम डेट दी गई हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। बट मैं इन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं इन्हीं एग्ज़ाम पे फ़ोकस होके बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी अगर टाइम की बात करूँ, तो टाइम लगभग-लगभग 8 मंथ इस एग्ज़ाम के लिए है और 9 मंथ इस एग्ज़ाम के लिए है। तो एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम के लिए समय तो बहुत ही अच्छा है। बट ज़रा सोच के देखिए वैकेंसीज़ का, अगर मैं फोरेंसिक साइंस में बात करूँ जिसमें बीएससी है ना? 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए था और उसमें जो पद हैं, वो केवल 1 मिनट दीजिएगा, वो केवल 11 पद हैं, 11 पोस्ट और जबकि अगर मैं बोलूँ ना एग्ज़ाम सेंटर, तो 13 तो एग्ज़ाम सेंटर हैं। पहले ज़रा ये सोच के देखो कि जितने एग्ज़ाम सेंटर हैं, उससे भी कम वैकेंसी हैं, 11 ही पोस्ट हैं। पहली बात तो ये समझ के देखो और फिर ये देखो कितने फॉर्म भरे गए हैं। अगर क्लोज़ टू आइडिया ले लूँ, मुझे लगता है इन 11 पोस्ट के लिए भी एप्रॉक्स जो है 30 से 50,000 फॉर्म बड़े प्यार से भरे होंगे। 50,000 तो फॉर्म भरे ही गए होंगे। ये तो पक्का मैं कह सकता हूँ, बाकी आरटीआई डाल के इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, तो जब इसका अच्छे से पता चल पाएगा। तो 11 पोस्ट के लिए आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रस है। ठीक है? और इसमें ये नहीं कि ये केमिस्ट्री से ही पद हैं, इसमें बायो वाले बच्चे भी भर सकते हैं मतलब ज़ूलॉजी, बॉटनी वाले भी भर सकते हैं, फिज़िक्स वाले बच्चे भी भर सकते हैं। तो 11 ही पोस्ट के लिए कितना बैटल है और प्लस फोरेंसिक साइंस वाले बच्चे भी इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। ठीक है ना? तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे रस है, क्लियर? और जो लैब असिस्टेंट के पद आए हैं जिसमें मैंने बताया था 10 सब्जेक्ट हैं, इसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना के डाला है, ठीक है? उसमें केमिस्ट्री के 18 ही पद हैं। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं एग्ज़ाम डेट 23, 24, 25 और 26, है ना? ये 4 दिन जो एग्ज़ाम के मुझे दिख रहे हैं, तो इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि हो सकता है एक दिन फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो, एक दिन केमिस्ट्री का हो, एक दिन बायोलॉजी का हो, इस तरीके से एग्ज़ाम ये हो सकते हैं। तो जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, तो भई वो बच्चे आज ही फॉर्म को भर लें, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों ही भर लें, है ना? बायो वाले बायो भी है किसी के पास तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में भर सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, किसी बच्चे को अगर श्योरिटी है कि भैया मेरा केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ही हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ 9 मंथ है एग्ज़ाम में, अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट से भी भरते हैं और 4 एंड हाफ मंथ में 1 सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप अपना जो है मैक्सिमम सिलेबस जो है, वो पूरा कर पाएँगे। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी यहाँ जो एक ही सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है, वो अच्छे से मेहनत कीजिए, 18 ही पद हैं, ठीक है। इसमें बस बेनिफिट ये है कि इसमें उत्तराखंड वाले बच्चे और उत्तर प्रदेश वाले बच्चे ही फॉर्म को भर पा रहे हैं, तो वो जो रस है ना, वो थोड़ा हट गया है। बट कोई इससे फ़ायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि पद हैं 18 ओनली, केवल 18 ही पद हैं, तो देख सकते हैं बहुत कम यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो क्लास 12 जो पास आउट है, वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ, इसका एरिया और ज़्यादा बढ़ गया, दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्म और ज़्यादा भरे जा सकेंगे, ठीक है ना? तो
समझ के देखिए, एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा मत मान के चलिए, कब ये दिन बीत जाएँगे पता नहीं चलेगा और कब आपका जो 23 से 26 अप्रैल आएगा, आपको बिल्कुल वो आपके जो है समक्ष दिख जाएगा, ठीक है? तो उससे पहले अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक? और उसके बाद तैयारी हम भी करा रहे हैं, फोरेंसिक साइंस वाले का आपको पता ही है, यूट्यूब पे इसकी जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं, वो सभी को अवेलेबल हैं, ठीक है? और दोनों ही एग्ज़ाम की खास बात मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जीएस है प्लस सब्जेक्ट है, दोनों ही एग्ज़ाम में, ठीक है? जीएस इस एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का है, किसकी बात कर रहा हूँ? फोरेंसिक साइंस वाले एग्ज़ाम की, ठीक है? जिसमें 11 पद हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, उसमें जीएस 25 मार्क्स की, आपका सब्जेक्ट 75 मार्क्स का है, ठीक है? जबकि यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 2 अलग-अलग पेपर होंगे, ठीक है? पेपर 1 आप देखेंगे ये 100 मार्क्स का है 2 घंटे का, पेपर जो 2 है ये 300 मार्क्स का है और ये होगा 3 घंटे का, सॉरी हाँ, 3 घंटे का ये, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पेपर बिल्कुल ये 200 मार्क्स का है, आई एम सॉरी 300 नहीं है 200 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन 100 नंबर का है, 200 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? 3 घंटे का ये पेपर है। तो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, ये बात को समझिए, ठीक है? और इस वाले पेपर की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर केमिस्ट्री से आप भर रहे हैं, तो ज़रा समझिए कि जो पेपर 2 है, वो भी बिल्कुल अलग है। एक तो क्लास 11th-12th का केमिस्ट्री पूछ रहा है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपसे पूछ रहा है, सिलेबस को भी मैंने डिकोड किया है, जो केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा, सिलेबस मैंने डिकोड करके पूरा दिया हुआ है, ठीक है? तो जिससे आपको समझ में आए कि कितना पढ़ना है। अगर आपको लगता है आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। आपको लगता है कि तैयारी हमारे साथ करनी है, क्यों? मैं आपको उसका रीज़न बता चुका हूँ कि आपको तैयारी हम जो करा रहे हैं, उसमें आपको रिकॉर्डेड बैचेज़ देंगे, ठीक है? प्लस उसके बाद हम आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देंगे, ठीक है? फिर आपके जो है पूरा 100 मार्क्स का जीएस का, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, जीएस का होगा, उसकी भी संपूर्ण तैयारी कराएँगे। उसके क्वेश्चन्स प्रैक्टिस को देंगे, प्लस उसकी भी टेस्ट सीरीज़ आपको करवाएँगे, प्लस पेपर 2 जो है इसकी भी टेस्ट सीरीज़ 200 मार्क्स की, वो ऑब्वियस बात है वो तो एग्ज़ाम से पहले होगा, बट हाँ, रेगुलर जो क्लास चलेंगी उसके टेस्ट भी आपको दिए जाएँगे। ठीक है? दैट मीन्स पूरी तैयारी कराई जाएगी और मैंने बताया था इस बैच की जो फीस है वो 299 ओनली है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। पहले 50 बच्चे जो होंगे उसके लिए जो फीस होगी 299 होगी, इसके बाद जो है फीस 349 हम कर देंगे। ठीक है? उसके पीछे का कारण भी है, वो छोड़िए ख़ैर, बट हाँ, फिलहाल जो फीस है वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 299 है मात्र। क्लियर है? और आप देख सकते हो अगर इसको 9 महीने के लिए आप अपने पूरे एग्ज़ाम डेट तक देख के देखिए, ₹300 बैठ रहा है और 9 महीने दैट मीन्स 1 महीने का लगभग कितना? आप उसको डिवाइड कर लीजिए और खुद ही सोचिए कि 1 महीने की फीस कितनी बैठ रही है और जिसमें पूरा एग्ज़ाम की आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है? और मैंने इसके लिए बताया था, हालाँकि इसकी वीडियो सीरीज़ सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं पूरा ही मैंने वादा किया था कि ये वाला जो फोरेंसिक साइंस वाला एग्ज़ाम है, इसकी मैं पूरी तैयारी आपको यूट्यूब पे कराऊँगा। बट अगर जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करना चाहते हैं, हमारे साथ क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्वियस बात है भई केवल किसी का चैनल सब्सक्राइब करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये तो आप भ्रम हटा लीजिए, आप उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो 50,000 बच्चे फॉर्म भरे। क्लियर है ना बात? ये सच बात बोल रहा हूँ, बेशक आपको लगे कि मैं अपने मोनेटाइज़ेशन की वजह से बोल रहा हूँ कि भैया मुझे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो वो आपकी इच्छा है। बट सच्चाई यही है, किसी का चैनल सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी की वीडियो सीरीज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उसके साथ जब होगा, प्लस पॉइंट जब मिलेगा, जब आप वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं प्लस क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आपके पास खुद इतनी क्षमता है कि आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं कहूँगा इट इज़ वेरी गुड, ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कीजिए। बट आपको लगता है एक रेगुलर वे में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँ, ठीक है? प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ कराए जाएँ, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई बुक लेते हैं, तो आपको पता है उसके लिए भी कुछ प्राइस पे करना होगा, ठीक है? तो वो मात्र 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और मैंने बताया था जो बच्चे दोनों ही बैच एनरोल करना चाहेंगे, दोनों ही बैच में आना चाहेंगे, वो किसी भी एक बैच में 50 रुपीज़ ऑफ कर सकते हैं, चाहे यहाँ 49 में जॉइन करिए प्लस 299 या फिर 99 प्लस 2 बस लगे, उस तरीके से आप जो है बैचेस को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा प्रमोशन हो गया, बट आगे बढ़ते हैं। आज जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको भी पढ़ते हैं। कल फॉर्म आया कल ये एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी चर्चा इस पे भी कर लेता हूँ, ठीक है? और थोड़ा-सा ऑब्वियस बात है अपना प्रमोशन भी कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं, बीएससी लैब असिस्टेंट वाली, वो तो ख़ैर मैंने पूरा सिलेबस जो है मैंने पहले ही बोला था यूट्यूब पे मैं कराऊँगा। बट आप समझिए सिलेबस करने से ही, वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा। वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीज़न करना है, प्लस क्वेश्चन्स लगाने हैं ताकि भई जो एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं ना, वो कम से कम हो।
हमें पता चले हमारा कौन सब्जेक्ट वीक है, ये भी तो पता चलना ज़रूरी है। और उसमें बेनिफिट एक और है बीएससी लैब असिस्टेंट वाले उसमें जिसमें 99 वाला जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, तो आपके डाउट्स हैं, डाउट तो देखो दोनों के लिए मैं क्लियर कराऊँगा। जो भी बच्चों के डाउट होंगे मैं दोनों ही में लेके चलूँगा, चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट है, चाहे वो दूसरा वाला है, ठीक है? 18 पोस्ट वाला है, दोनों के ही मैं डाउट सेशन लेके चलूँगा, ठीक है? जब भी आपके डाउट होंगे, आप मुझे अपने सारे डाउट इकट्ठे कर देंगे। एक दिन संडे का होगा या जो भी दिन बेस्ट बैठेगा, उस दिन आपके डाउट मैं क्लियर करा दिया करूँगा, ठीक है? खैर, तो आज जो शुरू कर रहे हैं, रीज़निंग की सेकंड क्लास। हम फर्स्ट क्लास नंबर सीरीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीज़निंग की सेकंड क्लास जिसमें सेकंड आई थिंक ये थर्ड क्लास है। नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, 2 क्लास हो चुकी है ना? ये थर्ड जो है आपका सीरीज़ चल रहा है, ठीक है? और इसमें हम पढ़ेंगे एनालॉजी, अभी बताता हूँ उसके बारे में क्या है। बट फिलहाल ये जो रीज़निंग है, मैंने आपको बताया था यूकेपीएससी, लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र इन दोनों एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही। प्लस यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे, जिसमें रीज़निंग पूछी जा रही है, जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है ना? वो सब में आपको हेल्प करेगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इन वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा क्लास 1 से देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट सभी की तैयार है। जनरल स्टडीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, रीज़निंग की अलग से प्लेलिस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की अलग से है और जो केमिस्ट्री है उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की गई है, ताकि आपको वीडियोज़ ढूँढने में दिक्कत ना हो, ठीक है? बट फिर भी स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करनी है आपको, तो उसके लिए मैं आपको सब डिटेल्स बता चुका हूँ। बाकी आप इंडिविजुअल जो वीडियोज़ बनाई गई हैं इन एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिफ़ाइन किया है, ठीक है? जैसे डिकोडिंग केमिस्ट्री सिलेबस फॉर लैब असिस्टेंट 18 पोस्ट वो सब कुछ मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं उसका जो है लिंक वगैरह आपको आई बटन में भी दे दूँगा और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है? तो ख़ैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, चाहे आप लाइव असिस्टेंट कोई सा भी देखें, उसमें एक सिंपल सा सिलेबस यही लिखा है कि इन जनरल मेंटल एबिलिटी दैट मीन्स मानसिक क्षमता आपकी चेक की जाएगी। टेस्ट कम्प्रीहेंशन हो सकता है कोई पैराग्राफ दिया जाए, उसको आपको सॉल्व करना है। रीज़निंग साफ-साफ बोला है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। क्लियर है? तो आज रीजनिंग में जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आई थिंक क्लास थर्ड है, हाँ थर्ड ही है, नंबर सीरीज पढ़ा चुका हूँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूँ, थर्ड है एनालॉजी। एनालॉजी इसका मतलब ही होता है समानता या फिर इसे सदृश्यता भी कहते हैं। सदृश्यता मतलब एक जैसा दिखना, ठीक है? तो कोई दो अगर टर्म दी गई हैं, उनके बीच में क्या समानता होगी, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं या फिर सदृश्यता कहते हैं। तो लिखा भी है एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, है ना? दो कोई भी टर्म दी हैं, दो कोई भी पद दिए हैं, उनके बीच में क्या समानता बैठ रही है, ठीक है? तो अब ये समानता पहचानना देखो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तर्क शक्ति कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। कांसेप्ट समझाया जा सकता है, किस तरह की तर्क शक्तियाँ आती हैं। बट एग्ज़ाम में तर्क शक्ति भई आपका ही तो माइंड है, किस तरीके से सोच पा रहा है। सिंपल सी बात है जो हम पढ़ा रहे हैं ज़रूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा 100%। ऑब्वियस बात है भई, जो एग्ज़ामिनर चाहेगा, जिस तरह की वो रीज़निंग पूछना चाहेगा, उस तरह की ही पूछेगा। बट ऑब्वियस बात है उसका एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न के लिए मैं आपको जो है एनालॉजी या रीज़निंग की सारी सीरीज़ एक बार समझाऊँगा, उसके बाद तो आपको क्वेश्चन्स ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। फिर वही बात कह रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप चाहते हैं क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करना, उसके लिए सारी डिटेल मैं दे चुका हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इट इज़ गुड एंड वेल। क्लियर है? तो खैर एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी मतलब समानता को बताता है या फिर अनुरूपता करस्पॉन्डेंस को बताता है। क्लियर? क्या उनके बीच में समान विशेषताएँ हैं, सिमिलर फीचर्स हैं, है ना? समान विशेषताएँ हैं, सिमिलर फीचर्स हैं। दैट मीन्स कोई भी 2 टर्म है, उनके बीच में समानता अगर आपको नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे हाँ, हम यहाँ पे एनालॉजी या एनालॉगी कर रहे हैं। क्लियर है बात? जैसे ऑब्वियस बात है, बस, ठीक है? बस किस लिए यूज़ होती है? ट्रैवलिंग के लिए। सिंपल सी बात है, बस किस लिए यूज़ करते हैं? हम भाई ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर ये समानता हमें दिख रही है, ठीक है? तो बेड किस लिए यूज़ करूँगा? बेड ऑब्वियस बात है, स्लीपिंग के लिए यूज़ करूँगा। तो ये समानता नज़र आई ना? तो सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि बस है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो भाई बेड में क्या करेंगे? बेड में स्लीपिंग, सोएँगे। क्लियर है? अब कुछ बातें और समझिएगा, ये एनालॉजी ना केवल इतने से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, ये एनालॉजी मैथमेटिक्स बेस पे भी आ सकती है। ठीक है? गणित, नंबर्स बेस पे भी आ सकती है, कैसे आएगी सब बताऊँगा अभी। लेटर बेस पे भी आ सकती है, जैसे कल कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स पढ़े थे ना, इससे पहले एक बार फिर वही कह रहा हूँ, नंबर सीरीज़ से देखना शुरू कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी ये थर्ड क्लास है। क्लियर है? थर्ड क्लास जभी समझ में आ गया जब पहला दूसरा देख लेंगे, उसके पीछे का रीज़न बताऊँगा अभी क्यों, ठीक है? तो एनालॉजी में मैथमेटिक्स होता है, लेटर भी इसमें अरेंज करने को आ सकते हैं, लेटर का भी इसमें क्वेश्चन हो सकता है, प्लस जनरल नॉलेज जो सामान्य विज्ञान है, उससे भी एनालॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? अभी देखेंगे जस्ट सारे एग्जांपल। क्लियर है?
तो मैथमेटिक्स बेसिस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, लेटर बेसिस पे हो सकता है। लेटर मतलब जो अंग्रेजी जो है अल्फाबेट्स होते हैं, क्लियर, ABCD। इसके बाद जनरल नॉलेज, जो भी जनरल नॉलेज है वो भी अप्लाई करके एनालॉगी पूछ सकता है, क्लियर है। कैसे पूछता है आइए जानते हैं क्वेश्चन से वन बाय वन। जैसे कह रहा है कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, ठीक है, कॉलेज किससे रिलेट है, विद्यार्थी से। तो हॉस्पिटल किससे रिलेट करेगा भाई, क्या नर्स से, नर्स से पहले तो ऑब्वियस बात है डॉक्टर आएगा। मेडिसिन से करेगा, पेशेंट से करेगा, तो भाई कॉलेज, देखो स्टूडेंट कॉलेज में जनरली क्या जाता है, मैं अगर कहूँ तो पढ़ने जाता है, क्लियर है। ऐसे ही हॉस्पिटल में जनरली कौन वर्क करेगा, तो आप जानते हैं वहां पे डॉक्टर वर्क करेगा, हालांकि इसमें ऑप्शन नर्स भी बन सकता है, बट हमें यही चेक करना होता है कि सबसे बेस्ट सिमिलैरिटी एनालॉगी कौन सी बैठ रही है। तो अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो हॉस्पिटल किसके लिए जाना जाता है, जनरली डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है। इस बात को भी आप समझिएगा, क्लियर है। ऐसे देखो मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट, है ना, मेजर जो है रिलेट करते हैं लेफ्टिनेंट से। तो स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर कौन होते हैं, जो ऑब्वियस बात है फ्लाइंग डिपार्टमेंट में होते हैं ना, आई थिंक फ्लाइंग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं इनको स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है। तो ऑब्वियस बात है स्क्वाड्रन लीडर कौन होंगे, फ्लाइंग ऑफिसर होंगे, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो इसी को कहते हैं एनालॉगी। जैसे मेजर है भाई ऑब्वियस बात है ये लेफ्टिनेंट से प्रमोट होके जा रहे हैं, ऐसी जो स्क्वाड्रन लीडर है प्रमोट होके क्या बनेंगे, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही देखो पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, भैया पिच जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। तो एरिना किससे रिलेटेड होगा, तो भाई एरिना किससे रिलेटेड होता है, अगर टेनिस को देखा जाए तो टेनिस का कोर्ट होता है ना, जिमनास्ट का भी कोर्ट होता है, बैडमिंटन का भी कोर्ट होता है, रेसलिंग का ही एरिना होता है, ठीक है। जो कुश्ती लड़ी जाती है वो एरिना में ही लड़ी जाती है, क्लियर। अब देखो आगे, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल, भाई फ्लावर जो है पेटल से समानता है, आपको पता है भाई फूल होती है उसकी जो पंखड़ियां होती है, पंखड़ियों को जनरली पेटल कहा जाता है, क्लियर है। तो फ्लावर रिलेटेड है पेटल से। ऐसी बुक, बुक किससे रिलेटेड होगी, उसके पन्नों से, है ना। तो जैसे फ्लावर है उसकी पंखड़ियां हैं, ऐसी बुक क्या है उसके पेज है, क्लियर। तो ऐसे करके इन कंसेप्ट को लगाना है, इसी को कहते हैं एनालॉगी, कि आप कितना क्लोज सोच पा रहे हैं दो चीजों को, है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई डॉक्टर जो आपका हॉस्पिटल है उससे तो नर्स भी रिलेटेड है, हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं मेडिसिन भी रिलेटेड है, हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं पेशेंट भी रिलेटेड है, पर हमें ये देखना है कि सबसे क्लोजेस्ट करीबी समानता क्या होगी, तो वही चीज पहचाननी है, वही हमारा आंसर होगा, क्लियर है। और इसी को हम कहते हैं सहदृश्यता। ऐसे देखो मैगजीन है, मैगजीन को एडिटर एडिट करते हैं, ड्रामा को कौन डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टर, है ना। ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे देखो वीडियो, वीडियो का डाटा कहाँ रखते हैं, कैसेट में रखते हैं। कंप्यूटर का डाटा कहाँ रखते हैं, क्या रील्स में रखते हैं, नहीं। रिकॉर्डिंग में रखते हैं, नहीं। फाइल्स में रखते हैं, क्लोज हो सकता है, बट हम किस में स्टोर करते हैं, फ्लॉपी में। भाई वीडियो को अगर कैसेट में स्टोर कर रहे हो तो कंप्यूटर का डाटा किस में स्टोर कर रहे हो, फ्लॉपी। हालांकि फ्लॉपी पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो हम यहाँ पेन ड्राइव भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। और देखो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो है जीएस की क्लास मैं ले चुका हूँ, जिसमें बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मैंने पढ़ाया है, मैंने बोला है कि भाई हर वीडियो सीरीज का एक लाइक टारगेट दिया है, क्योंकि काफी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लाइक का भूखा हूँ, देखो लाइक क्या है, एक मोटिवेशन है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। पसंद आता है तो कर दीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्किप ही कर सकते हैं। बट काफी बच्चे ऐसे होते हैं, देखते हैं भाई उनको मतलब नहीं होता, बट मैंने उसके लिए टारगेट भी रखा है, अगर कंप्यूटर वाली सीरीज में 200 लाइक्स आते हैं तो मैं उसकी एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं या गए हैं, ठीक है, जा सकते हैं तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ जो पूछे गए हैं उस पर जो है एमसीक्यू सीरीज भी मैं लेके आऊंगा। ऐसे ही मैं वहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी के अलावा मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर बेसिस पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नहीं तो क्योंकि ज्योग्राफी आपको पता है अपने में खुद एक डिटेल टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी अपने में डिटेल टॉपिक है ना। तो बस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, या जो करंट अफेयर चल रहा है उनसे रिलेटेड मैं वहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ, क्लियर। देखो स्मोक, धुएं, धुएं से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। वॉर से क्या होगा भाई, वॉर से डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, है ना। तो भाई वॉर से कभी शांति तो हो नहीं सकती, वॉर से विक्ट्री हो सकती है, बट भाई ये इसके अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी या एनालॉजी तो नहीं बैठ रही, क्योंकि स्मोक से अगर पॉल्यूशन होगा तो वॉर से क्या होगा, ट्रीटी तो नहीं होगी, होता है वॉर का ही आउटकम ट्रीटी होता है, पर भैया यहाँ पे क्या बैठेगा, डिस्ट्रक्शन बैठेगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद ड्रेस, ड्रेस कौन सिलता है, टेलर। तो भाई कारपेंटर के पास क्या करने जाते हैं, कारपेंटर के पास फर्नीचर बनाने जाते हैं, है ना। भाई अगर ड्रेस के लिए तो किस चीज के लिए, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो किस चीज के लिए कारपेंटर के पास जाओगे, तो फर्नीचर बनाने के लिए हम कारपेंटर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये एनालॉगी है, देखो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये बहुत हार्ड है, बहुत छुटकू सा टॉपिक है, ठीक है। हार्ड एज सच इसमें कुछ है नहीं, क्लियर। अब क्या करना है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियस बात है उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, उतना ही आप क्लोज सोच पाओगे, इतनी एनालॉगी आप अच्छे से कर पाओगे, क्लियर है। चलो हाँ जी, तो अगला टाइप है
बी एफ जी है, ई आई जे है, डेट मीन्स ये लेटर वाला क्वेश्चन आ गया और ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही मुझे लगता है होगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं जल्दी से, ई आई जे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, हालांकि मैं ही कर देता बट थोड़ा सा वहाँ पे बेकार सा लगेगा इसलिए मैं अलग से करता हूँ। जल्दी से नंबरिंग करो, बी दूसरे नंबर पे, एफ छठे, जी सातवें, सर क्या कर दिया। तो बेटा जो डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं ना, उनसे कहूंगा कोडिंग डिकोडिंग देखेगा। हम अगर अल्फाबेट को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो अल्फाबेट को जो अंग्रेजी लेटर हैं उनको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 करके। तो बी दूसरे नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है, जी सातवें नंबर पे आता है, ऐसी जेड 26वें नंबर पे आएगा। कि आप जानते हैं इंग्लिश लेटर में 26 ही होते हैं, ठीक है। तो बी एफ जी, ठीक है। आर जल्दी से बताओ 18, और इनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। बी दो डंडे 22, डब्ल्यू तीन की तरह दिख रहा है 23, याद है। ई मतलब 5, आई मतलब 9 की तरह दिखाई देगा, जे जे मतलब 10, ई छोटी, याद है। तो ये सब कल मैंने पढ़ाया था। अब जरा देखो 2 से 5 आना है तो +3 करना पड़ेगा। यहाँ देखना 3 से 6 से 9 +3, 7 से 10 +3, मतलब तीनों में ही +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 कर देता हूँ। 18 और 3 कितना होता है 21, 21 मतलब यू, याद है, अंडर 21 सब पढ़ाया था। बी बी 22 से 3 जोड़ देता हूँ, 22 और 3 कितना आ गया 25 आ गया, 25 का मतलब कितना हो गया वाई हो गया। फिर यहाँ देखना 23, यहाँ 3 जोड़ देता हूँ, जेड आ गया। वैसे आंसर मेरा यही आ गया था कि ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि पहला अक्षर यू आ रहा है, तो 2 हटा दिए। फिर इसके बाद यू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, उसके बाद यू के बाद कौन आ रहा है, वाई आ रहा है, यू के बाद वाई आ रहा है, यही मेरा आंसर मिल गया था। जेड निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बट ये क्रॉस चेक करने के लिए जेड निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें 2 लेटर मिलते हैं, हम उससे ही अपना आंसर एक्यूरेट मान लेते हैं। क्लियर है, तो इतना टाइम हम वहां बचा लेते हैं। क्लियर। खैर आगे देखो, ये है ए एफ एच ओ, ठीक है, और ये है सी एच एफ एम। आगे देखना डी बी डी जे, ठीक है। तो ए नंबरिंग करो जल्दी, 1, एफ 6, एच 8, ओ 15 हो जाता है। क्लियर। सी देखो 3 होता है, ये 8 होता है, एच 8 की तरह दिखाई दे रहा है। एफ कितना 6 और एम है 3, 13। क्लियर। अब देखना यहाँ कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ 6 और 8 +2 हो रहा है। यहाँ 8 और 6 मतलब -2 हो रहा है। यहाँ फिर देखना 13 और 15 मतलब ये -2 हो रहा है। ये तो कह सकता हूँ भाई, ये देखो 8 है, 6 है, 6 में से 2 गया, -2 हो रहा है, -2। क्लियर। वही चीज यहाँ मुझे करनी है। अब देखो यहाँ है जी, जी +2, जी है 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 मतलब आई। क्लियर है, देख लो भाई नंबरिंग कर लो यहाँ पे। 7 ये क्या था, बी था, बी मतलब 2, डी मतलब 4, जे मतलब 10। क्लियर है, तो 7 और 2 9 आता है, 9वें नंबर पे आई आता है। क्लियर। देखो यहाँ दूसरे नंबर पे है 2 और 2, क्योंकि यहाँ भी +2 हो रहा है तो मुझे यहाँ भी +2 ही करना है। 2 और 2 4, 4वें नंबर पे डी आता है। क्लियर है, तो मुझे साफ साफ आंसर दिख गया, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, पहले से ही दिख गया था कि जब आई आया है तो आई तो किसी में है ही नहीं, यही ऑप्शन हो गया, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। बट फिर भी आगे चेक कर लो, आगे कितना हो रहा है -2, 4 में से 2 गया तो ऑब्वियस बात है 2 दूसरे नंबर पे आता है बी। फिर यहाँ भी कितना हो रहा है -2, मैं इसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। सिमिलैरिटी का मतलब ये क्या, सिमिलैरिटी यहाँ दिख रही है, जो दिख रही है वही यहाँ अप्लाई करूंगा। इसे हम सिमिलैरिटी, एनालॉगी, सदस्यता या समानता कहते हैं। क्लियर है, तो 10 है 2 8, 8 मतलब एच हो गया, तो आई डी बी एच यही ऑप्शन बनना चाहिए। क्लियर है, सरल से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने होते हैं। ऐसी जल्दी से देखना, एच सी एम है, यह एफ सॉरी एस जी डी है। कह रहा है एस सी एम जो है एफ ए के है। अब जरा इसको रेशियो प्रोपोर्शन से भी देख लेना, रेशियो से भी समझ में आता है कि बेटा ये रेशियो है अनुपात, और ये है प्रोपोर्शन समान अनुपात। मैंने बताया था ना, रेशियो क्या करता है आपस में कंपेयर कराता है, और प्रोपोर्शन मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए। इस प्रपोर्शन से भी हमें समझना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ा चुका हूँ मैथमेटिक्स में, बताया था जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, वही अनुपात इधर भी होना चाहिए। क्लियर है, तो सेम चीज इधर भी होनी चाहिए, डेट मींस सिमिलरिटी होनी चाहिए। एच जल्दी से देखो 8, सी हो गया 3, एम हो गया 13, एफ हो गया 6, ए हो गया 1, के किंग्स 11 याद है 11, 16, ये हो जाएगा 19 है ना, जी 7 और डी हो जाएगा 4। अब देखो सिमिलरिटी जल्दी से, 8 है 6 -2 हो रहा है, 3 है 1 -2 हो रहा है, और यहाँ देखना एम है के, एम है 13 के -2 हो रहा है, तीनों में -2 हो रहा है, तो भाई यहाँ भी -2 कर लो। 19 -2 कर लो, 17, 17 मतलब क्यू, क्वीन याद है। जी जी 7 है, -2 कर लो, 5 आ गया, 5 मतलब ई, तो क्यू ई सही मेरा आंसर आ गया होगा। दो सही, देखो ये तो हटा ये हटा, पहले से तो क्यू से तो ये हट, दोनों हट गए। इसके बाद अगला आना चाहिए था आई या ई में टक्कर आ रही थी, तो भैया ई आ रहा है, आंसर मिल गया। आगे भी चेक कर लो, -2 करना है, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 पे डी आता है, तो आंसर है। क्लियर है। अगला टाइप देख लो, बिल्कुल अलग सा टाइप दे रखा है। ये देखो ग्रेट है, ग्रेट है 25, मुझे नहीं लगता ग्रेट और 25 में कोई रिलेशन आएगा। अगर इन संख्याओं को ऐड कर लूँ तब भी शायद 25 से ज्यादा ही आएगा। देखो ये 7 है प्लस राइट 18, ई 5 हो गया, ए 1 हो गया, टी 20 हो गया, टोटल आई थिंक कितना आ जाएगा ये 25, 30, 50 और 51, 51 आ जाएगा। तो 51 और 25 का तो कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो जोड़ने से तो ये 25 नहीं आएगा, तो कैसे आएगा। अगर ये ग्रेट कितनी संख्याएं लिखी हैं, 5 है ना, जी आर ई ए टी, टोटल मिला के 5 संख्याएं हैं, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, 5 संख्याएं हैं, जी 1 आर 2 3 ई, ए चौथी संख्या और टी पांचवी संख्या। इनका स्क्वायर करा हुआ है, आई थिंक ये बैठेगा सही। 5 का स्क्वायर 25 है,
तो यहाँ देखना कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर में 6 नंबर है ना, 6 लेटर है। तो 6 का स्क्वायर करके देखो 36, हाँ जी ऑप्शन में है, 6 का वर्ग 36 ऑप्शन में है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ भाई, एनालॉगी किसी भी तरीके से हो सकती है, रीजनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और फिर रीजनिंग लगाओ अच्छे से, प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्लियर। चलो आगे देखो, यहाँ क्या बैठ रहा है, ये है 100, अच्छा 100 होता है 10 का स्क्वायर, भाई ये 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो बेटा स्क्वायर वर्ग बोला था 20 तक तो याद कर लो, बल्कि 30 तक याद कर लो, है ना। और मैथमेटिक्स में कराया भी था वो याद। तो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो अगला होगा 13 का स्क्वायर, कितना होता है 169 होता है, तो दिख रहा है आप ही, क्लियर। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि 25 का स्क्वायर लिखा है, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा है ही, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो बोल रहा है 35 का स्क्वायर कितना होगा। तो बेटा स्क्वायर के लिए ट्रिक भी याद रखना, अगर कोई संख्या है उसके लास्ट में 5 है, ठीक है, और उसका यदि स्क्वायर हो रहा है तो बहुत सिंपल होता है, इसका स्क्वायर निकालना डायरेक्ट ही। आप क्या करो, इस जो पहला 5 है ना उसका स्क्वायर कर दो और लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर जो ये संख्या लिखी है ना, इस संख्या को उससे अगली संख्या में गुणा करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इस संख्या को अगली संख्या में गुणा करके रख दो, ये संख्या है 3, अगली संख्या कितनी आ जाएगी 4, तो 4 3 12, तो बस इनको एक साथ करके लिख दो, 1225 का आंसर आ जाएगा। 35 का जो वर्ग है वो 1225 आया। अब 25 को भी चेक कर सकते हो, 25 का स्क्वायर, तो भाई ये उसके लिए ट्रिक है केवल जिसके लास्ट में 5 आता है, क्लियर। तो इसका जो 5 है इसका स्क्वायर करके लिख दो 25, फिर ये जो संख्या है इसकी अगली संख्या में से गुणा कर दो, 2 है, 2 से अगली संख्या कितनी आएगी 3, तो 2 गुणा 3 6, देखो 625 का आंसर आ जाएगा। बहुत सरल तरीका है। ऐसे अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, जल्दी से देखो बेटा, लास्ट वाली संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ गया, फिर ये 4 है तो 4 की गुणा अगली संख्या में कर दो, भाई जो संख्या उसकी अगली गुणा अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20, तो 20 25 आंसर आ जाएगा। बहुत सरल तरीका होता है, यदि लास्ट में किसी के 5 है तो स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दो, क्लियर है। तो साफ साफ दिख रहा है क्या 1225 ऑप्शन में, हाँ जी है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है, देखो यहाँ पे 2 और 8 के बीच में रिलेशन, या तो 2 गुणा 4, 2 चक्को 8 बैठना चाहिए, अगर 4 से गुणा कर रहा हूँ 3 चक्को 12, बट 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगला जो तरीका है वही हो सकता है कि अगर मैं लिखूँ 2 का क्यूब, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यही रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अगर 2 का क्यूब 8 है तो 3 का क्यूब 27 होगा, यही रिलेशन यहाँ बैठ पा रहा है, क्या 27 ऑप्शन में, हाँ है, तो यही ऑप्शन यहाँ सही रहेगा, क्लियर। आगे देखना, 5 और 35 है, तो एक ही रिलेशन दिखता है कि 7 से गुणा हो रहा होगा, 5 इंटू 7 35 हो जाएगा, 7 से गुणा हो रहा है 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, 7 11 जा 9 पंजे 45, 11 कुछ भी नहीं, 13 कुछ भी नहीं। तो भाई रिलेशन तो अगर मैं देखूं, यहाँ 7 से गुणा हो रहा था, यहाँ भी 7 से होना चाहिए, एक रिलेशन तो ये बैठ रहा है, बट जरा सोचे कि 5 और 35 अगर ये 7 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, तो समझना कि 5 गुणा 7 35 आ रहा है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और शुरू में ही बताया था कि एनालॉगी करना है तो मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, है ना, यही तो बोला था मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। दैट मीन्स ये 5 की गुणा अगले प्राइम नंबर में करने पे आ रही है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से भाग होती हैं, या फिर एक से तो हर कोई भाग होता है, बट जो स्वयं से भाग होंगी उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये कौन कौन होती है, 2 3 5 7 11। तो हमने क्या करा, उस प्राइम नंबर को उससे अगले प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, तो 5 गुणा में 7 35 आ रहा है। तो बेटा अगर 7 गुणा में 11 कर दूं तो 70 आएगा ना। तो अगला रिलेशन क्या आएगा, 7 और 70 का, क्यों, क्योंकि 7 गुणा 11 करके 70 आएगा, 7 है उससे अगला प्राइम नंबर 11 है, तो 5 की गुणा 7 में करी, 5 की गुणा अगले प्राइम नंबर में करी तो 35 आया, तो 7 की गुणा अगले प्राइम नंबर में करूंगा 70 आएगा, तो उसके हिसाब से यही ऑप्शन सही बैठ है ना। बाकी और तो कोई रिलेशन बैठ ही नहीं पा रहा, तो यही रिलेशन जो है बेस्ट यहाँ पे बैठ पा रहा है। तो हर तरीके से सोचना है, इसलिए कह रहा हूँ एनालॉगी केवल सिंपल मेथड नहीं है, इसमें कुछ भी एनालॉगी आपसे पूछ सकता है जो एग्जामिनर की इच्छा करेगा, बस आपको अपने क्या करना है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्लियर। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ 20 है 30 है 18 है, तो क्या है, चलो अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है कि ये 12 गुणा 2 कर दो 24, और 24 और 6 हो जाएगा 30, तो ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ दिख रहा है, 18 गुणा 2 कर दूं 36, 36 और 6 42, तो 18 और 42 का कोई रिलेशन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, क्लियर है। एक तो तरीका ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि 12 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो 30 आएगा, है ना। तो 18 में कितना जोड़ू, 18 में 18 जोड़ दूं तो 36 आ जाएगा, तब भी देखो बात सही बैठे, 36 भी ऑप्शन में, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक, ये चीज आपको ध्यान। आगे देखो, यह है 583
ये है 488। अंतर देखो कितने का आ रहा है, ये आ जाएगा 95, है ना? 95 ही आएगा। यस। अब यहाँ देखना 293, क्या इसमें से 95 का अंतर कुछ ऑप्शन में बैठ रहा है? नहीं, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 95 का अंतर बैठे या 95 कम आए। तो भैया ये मेथड तो सही नहीं बैठा। और क्या लगा सकते हैं? अब कोई ऐसी ही ट्रिक सोचनी पड़ेगी बीच वाली बात। अगर मैं तीनों नंबर को जोड़ के देखूं, 5, 8 और 3, तो 8, 5, 13 और 3, 16 आ रहा है। फिर ये है 4, 8, 8, 8, 8, 16, 4, 20, तो भैया 20 आ रहा है, तब भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। बट अगर मैं 16 और 20 के बीच में अंतर देखूं तो ये +4 का है। क्या ऐसा रिलेशन यहाँ देखने को मिलेगा कि 2, 9, 3 है, दैट मीन्स 2 + 9 + 3, तो 9 और 3 12 और 2 14। तो क्या 4 जोड़ने पे कुछ आएगा? +4 करने पे किसी का सम 18 आएगा? अगर ऐसा है तो ये हमारा रिलेशन सही बैठेगा, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो 8 और 5 13 और 1 14 नहीं बैठ रहा। 9 और 2 11 और 1 13 नहीं बैठ रहा। 8 और 7 15, 15 और 3 18 ये बैठ रहा है लगभग। एक बार लास्ट को भी चेक कर लेते हैं। 8 और 7 15, अच्छा ये 18 नहीं बैठेगा। 8 7 15 और 3, 8 7 15 और 3 18 सही तो बैठ रहा है। 8 7 15, 15 और 4 19, ये 19 बैठ रहा है कि नहीं? तो भाई हमें 14 और +4 18 लाना है सम। तो भाई 387 में सम हमारा इतना बैठ रहा है। तो हाँ, ये सही ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और मेथड यहाँ लग पाएगा। तो यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। और देख लो इस तरीके से भी रीजनिंग आ सकती है। सोचना है हर तरीके से कि कौन सा मेथड सही बैठ रहा होगा, क्या इनके बीच में समानता है, सिमिलरिटी है। तो भैया सोचने का काम है, तर्क शक्ति आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, अपना दिमाग वहाँ पे कैसे लगा पा रहे हो, क्लियर? और वो जब ही लगा पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आपको लगता है ना भ्रम है मन में कि मैं एग्ज़ाम में जाके ही कर लूँगा, तो भैया वो भ्रम टूटते हुए भी देखा है मैंने, ठीक है? तो प्रैक्टिस करें, दिमाग को इस तरीके से सोचने पे डालें कि क्या आएगा नंबर, है ना? खैर, तो देखो सेलर, कोई नाविक है तो उसके पास कंपास होता है। आपको पता है सेलर का जो सबसे बेस्ट डिवाइस होता है जिससे वो सेल करता है ना? नाविक, तो उनके पास कंपास होता है, ठीक है? जिससे वो दिशाएँ देखता है। तो भाई स्टूडेंट का क्या कोई एग्ज़ाम उसका डिवाइस हो सकता है? नहीं भैया, एग्ज़ाम तो स्टूडेंट की मजबूरी है, नहीं बैठेगा। पेन ऑफिसर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है हर ऑफिसर पेन ही रखता हो। भई अगर आर्मी ऑफिसर है तो गन भी रख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। ऐसे ही पेंटर है, पेंटर आर्टिस्ट, ये तो भाई पेंटर आर्टिस्ट तो सेम ही चीज़ बैठी लगभग, है ना? तो या मैं कहूँ आर्टिस्ट का टाइप बैठा पेंटर, तो ये रिलेशन नहीं बैठ रहा। बट एक ही दिख रहा है कि डॉक्टर है, डॉक्टर का हथियार अगर देखा जाए, अगर सेलर का हथियार, हथियार का मतलब जिस चीज़ से वो अब नाव को सेल करता है, वो कंपास है। तो डॉक्टर जनरली क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है, जिसे हम आला भी कहते हैं, ठीक है? तो यही ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठ कर रहा, आप खुद से एक बार ठंडे माइंड सोच के देखिएगा। अभी लग रहा होगा किसी को कि मैं ज़बरदस्ती डॉक्टर का स्टेथोस्कोप बिठा रहा हूँ, पर सोच के देखिएगा, आराम से सोचिएगा। पता चल जाएगा मैं डॉक्टर को स्टेथोस्कोप क्यों बता रहा हूँ, क्लियर है? क्योंकि सेलर का अगर जो कोई भी डिवाइस है, कंपास होगा, जो बेस्ट डिवाइस है, जो उसको यूज़ करने में, डे टू डे लाइफ में अप्रोच करने में यूज़ कर रहा है नाव में, तो वो कंपास ही है। ऐसे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप ही करेगा, क्लियर है? चलो, अब देखो ये सेल है साइटोलॉजी। मैं आपको बताता हूँ सेल की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है? तो देखो लिखा हिंदी माध्यम वालों के लिए बड़ा आसान पड़ता है। कोशिका, तो कोशिका विज्ञान, ठीक है? तो क्या कीड़ों के लिए पक्षी विज्ञान होगा? नहीं, वो तो पक्षी के लिए होगा। कीड़े के लिए कीट विज्ञान होगा, ये बात सही बैठ रही है। रोग के लिए शरीर क्रिया विज्ञान होगा, हो सकता है, बट रोग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऊतक, ऊतक के लिए क्या आकृति विज्ञान होता है? नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन बैठा। तो इंसेक्ट की पढ़ाई को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, समझना है बात को। क्लियर है? तो कीड़े की पढ़ाई को भाई पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी तो नहीं कह सकते। तो हिंदी में अगर ऐसे क्वेश्चन कई बार अगर नहीं समझ में आते, उसका हिंदी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तो शायद आपके क्वेश्चन आसानी से हो। क्लियर है? बाकी हाँ, स्टडी को कौन-कौन सी स्टडी को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो देखना इसमें, भोपाल, पणजी, गांधीनगर। भोपाल किसकी कैपिटल है? कैपिटल दिख रही है, एमपी की है। पणजी गोवा की हो गई, ये गुजरात की हो गई। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या कोई और कैपिटल ऑप्शन में है? अमृतसर, ठीक, प्रयागराज, पटना और बड़ौदा। नहीं भैया, नहीं भैया, केवल पटना ही दिख रहा है। पटना किसकी कैपिटल है? बिहार। बहुत सरल सी बात, क्लियर? यही तो एनालॉजी है। देखो मैंने क्या कहा कि भैया जनरल नॉलेज की भी जरूरत पड़ सकती है एनालॉजी करने के लिए। यहाँ मुझे जनरल नॉलेज की तो जरूरत पड़ी, जो जनरल सामान्य विज्ञान सामान्य ज्ञान है उसकी जरूरत तो पड़ी। पिछले वाले क्वेश्चन में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो एनालॉजी का मतलब ये हर तरीके का ज्ञान आपको अप्लाई करना है, क्लियर? अब देखना यहाँ, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, जिनको बिल्कुल नहीं पता तो बड़ी ही उनको दिक्कत होगी। बाकी हाँ, कहीं न कहीं आपने पढ़ा होता है कि पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट ये सब कोयले के प्रकार हैं, कोयले के प्रकार हैं। इसमें पीट, बिटमस, लिग्नाइट और लास्ट कौन-सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, क्लियर है? तो पीट सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का आपका जो है कोयला होता है। इसके बाद इससे अच्छी क्वालिटी जो होती है, वो होती है लिग्नाइट। इससे अच्छी क्वालिटी ये होती है बिटुमिनस।
ठीक है? इससे सबसे बेस्ट क्वालिटी जो कोयले की होती है, वही होती है एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में जलता है, कम हार्मफुल गैस को रिलीज़ करता है, तो वो एंथ्रासाइट होता है। क्लियर है? तो ये सब कोयले के प्रकार हैं। तो देखो हमने जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जीके का भी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एनालॉजी आपकी हर चीज़ को टेस्ट कर लेता है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन्स आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी देखो सीरीज़ पसंद आती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक्स अच्छे होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई, मेहनत जो कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, वो कहीं न कहीं आपको हेल्प जो है ज़रूर कर रहा है, ठीक है? ऑब्वियस है, हमें तैयारी एग्ज़ाम की, जीएस की भी करनी है, सब्जेक्ट की भी करनी है। जीएस में आपने देखा है मैथमेटिक्स, रीज़निंग सब कुछ आएगा, तो होल अप्रोच के साथ आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी कोर्सेज़ का भी बता चुका हूँ, कोर्स अगर जॉइन करना है बहुत आप देख रहे हैं बिल्कुल ही लोएस्ट अमाउंट में ये कोर्स रखा गया है, ठीक है? तो कोर्स जॉइन कीजिए, क्वेश्चन्स वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स आते हैं उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा और आज की क्लास को मैं रखता हूँ। बाय बाय एंड